जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे मायावी राहु मोक्षकारी केतु के बारे में। वर्ष 2025 में राहु केतु कब राशि परिवर्तन करेंगे, किन राशियों में होंगे, किन भाव में होंगे, कब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और उसका आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी पूरे 2025 में राहु केतु का संचरण आपके लिए कैसा है, धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा है। लगन से कब देख सकते हैं हम इसको, जब राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो आप इसको लगन से भी कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज राशि से ही देखें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, मिलान कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, सिजेरियन डिलीवरी के लिए बर्थ टाइम निकलवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह है पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास विषय की। राहु का ट्रांजिट आपकी राशि से वर्ष 2025 की शुरुआत में हम देखें तो चौथे घर के अंदर चल रहा है। ये राशि या लगन है। चौथा घर हमेशा से हमारे मन, हमारे सोच, हमारे विचार, जनरल हैप्पीनेस, परिवार की सहकुशलता, मन के अंदर आने वाले विचार या माता के लिए देखा जाता है। राहु को स्वभाव में एक अशुभ ग्रह कहा गया है कि अगर राहु चौथे घर में आता है तो ये माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ यही राहु को अगर हम देखें तो यह पारिवारिक चिंता को भी दर्शाता है, क्योंकि राहु के लिए अगर हम देखें तो स्वभाव में अशुभ ग्रह है, चौथे घर में है, मन में चिंता, परिवार की चिंता कि मेरे परिवार का कैसे होगा, क्या मैं परिवार के लिए अच्छा कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं प्रॉपर्टी बना पाऊंगा नहीं, प्रॉपर्टी बनाने में प्रॉब्लम, मकान खरीदने में प्रॉब्लम, रिनोवेशन में प्रॉब्लम, मकान बन रहा है बनते बनते वो किसी कारण से रुक गया है, या ऐसी आने वाली बाधाएं चौथे घर के राहु से देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये राहु यहाँ पर गुरु की राशि में है और 18 मई तक ये यही है। अब गुरु कौन है? आपकी राशि के चौथे घर का मालिक भी और राशि का मालिक भी है। और कहाँ है वो? छठे घर के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, राहु पूरे रूप से चौथे घर के रिजल्ट नहीं दे पा रहा। चौथे घर के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए छठे घर से उसे गुजरना पड़ रहा है। यानी ये स्थिति क्या है, हेल्थ पर भी प्रभाव डाल रही है, लाइफ में संघर्ष भी करा रही है, मन के अंदर चिंता भी दे रही है, प्रॉब्लम भी दे रही, क्योंकि राहु चौथे घर में अशुभ ग्रह है, गुरु की राशि में बैठ के गुरु के फल दे रहा है, यानी गुरु छठे घर में है। यानी अब किसी एक को तो चेंज होना पड़ेगा, या तो राहु यहाँ से बदल जाए या बृहस्पति यहाँ से बदल जाए, तभी वो कुछ फल दे सकते हैं। और इस दौरान ये राहु शनि के नक्षत्र में भी है, तो वो स्थितियां भी बहुत शुभ नहीं है। इसलिए यहाँ केंद्र में बैठा हुआ राहु कोई बहुत अच्छे परिणाम को ले जाता नहीं दिखाई दे रहा है। यानी जब तक राहु यहाँ रहेगा तब तक हम बहुत अच्छे परिणाम दो तरीके से नहीं कहेंगे। पहला परिणाम, चौथे घर में राहु है, अशुभ ग्रह। दूसरा, गुरु की राशि में गुरु छठे घर में। तीसरा, राहु शनि के नक्षत्र में। अब बृहस्पति भी बदलेंगे 14 मई को, 18 मई को राहु भी बदलेंगे। यानी राहु भी बदल गया, गुरु भी बदल गया। हम दोनों की स्थिति देख रहे थे, यहाँ दोनों ही बदल जाएंगे। यानी दोनों बदलते ही, कब बदलेंगे दोनों? ये समय आएगा आपके जीवन में 18 मई को कि अब राहु आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर गोचर करेंगे। ये समय अच्छा है। क्यों भाई? राशि है धनु या लग्न है धनु और उससे तीसरे घर में आता है राहु। अब राहु को थर्ड हाउस पसंद है, क्योंकि तीसरा घर क्या है? हिम्मत और साहस का है। तीसरे घर में राहु शनि की राशि में है, इसलिए आपके हिम्मत, शौर्य, पराक्रम के लिए अच्छा है। जीवन में परिस्थिति से लड़ने के लिए अच्छा है, परिस्थिति को देखकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। अब राहु कहाँ गया है? थर्ड हाउस के अंदर। तीसरा घर इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट है। और राहु को कहा भी गया कि 3, 6, 11 में राहु राजयोगकारी फल देता है। मैलेफिक प्लैनेट मैलेफिक हाउस में अच्छा माना जाता है। अब तीसरा घर अशुभ है और उसमें राहु भी है, तो वो अच्छा हो गया। अच्छा हो गया तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना। अब राहु पहले कहाँ था? चौथे घर के अंदर। अब कहाँ चला गया? चौथे से निकल के तीसरे में चला गया। इसका मतलब आने वाले समय में ट्रैवलिंग्स होंगी, यात्राएं होंगी, कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं भी आपके जीवन में देखी जा सकती हैं। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी संबंधित वर्क रुका हुआ है, बन नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, तो आप ये देखिएगा कि 14 या 18 मई के बाद वो स्थिति चलेगी, क्योंकि चौथे घर में का जो लॉर्ड है बृहस्पति, वो इस दौरान यहाँ पर आ चुका होगा। यानी भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व होगी।
माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, पारिवारिक उलझनें कम होंगी, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाएंगी। हालांकि आपके ऊपर शनि की ढैया होगी, चंद्रमा से चौथे घर के अंदर शनि का ट्रांजिट होगा, यानी मानसिक रूप का जो तनाव है वो कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि पहले राशि से चौथे घर में राहु था, राहु निकल गया तो शनि आ गया। राहु पहले शनि के नक्षत्र में था, अब राहु शनि की राशि में आ गया, यानी मेंटली प्रेशर अभी भी बना रहेगा। भगवान शिव की आराधना लगातार करते रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। लेकिन राहु का प्लेसमेंट अच्छा है, बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, यानी जो राहु पहले बहुत हद तक नेगेटिव था वो बहुत हद तक पॉजिटिव नजर आएगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का भाव भी होता है, यानी अगर आपका कोई भी काम ऐसा है कम्युनिकेशन से संबंधित है, सोशल मीडिया से संबंधित है, तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद स्थितियां रहने वाली हैं। तो राहु का थर्ड हाउस में ट्रांजिट आपके लिए बहुत हद तक बेहतर है, क्योंकि वो थर्ड से सीधा कनेक्शन नाइन्थ से बनाता है, यानी मेहनत के द्वारा भाग्य परिवर्तन, मेहनत के द्वारा भाग्य का बढ़ना भी इसी कॉम्बिनेशन से हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे केतु के बारे में कि केतु ग्रह राशि से दशम भाव के अंदर हमें ट्रांजिट करता दिखाई दिया। शास्त्र कहता है 10वां घर मेरे कर्मों का है, मैं डेली जो कर्म कर रहा हूँ वो, और वे मेरे वो भी कर्म जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। अगर मेरे 10वें घर के अंदर कोई अशुभ ग्रह बैठता है, राहु या केतु, तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। केतु को कहा जाता है बिना वजह का तनाव देने का योग, बिना वजह की टेंशन देने का योग, काम करने की जगह में बिना वजह की प्रॉब्लम्स आना, कुछ गोपनीय शत्रुओं के द्वारा परेशानी देना। ऐसी स्थिति में काम को करने वाले कम मिलते हैं, काम को बिगाड़ने वाले लोग बहुत मिलते हैं। कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह से 100% ठीक चल रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके काम से खुश नहीं है, या उनको आपसे किसी प्रकार की कोई चिढ़ है, तो वो आपसे किसी न किसी रूप से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बदला लेने की कोशिश करेंगे। यानी बिना वजह का तनाव 10th हाउस में बैठे हुए केतु से आता है, जिसके चक्कर में बहुत बार क्या होता है, हम जिनके अंडर में काम कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हमारी समस्या या हमारे किसी प्रकार के तनाव इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो भी हमें यहाँ केतु से दिखता है, यानी कार्य क्षेत्र के अंदर बिना वजह की परेशानियां या उलझन हमें 10th हाउस के केतु से दिखती है। यहाँ पर केतु परिवर्तन करेंगे 18 मई को। अब 18 मई को केतु का परिवर्तन होगा और वो आएंगे 9th हाउस में। अब भाव अच्छा है और केतु को 9वां भाव पसंद भी है, क्योंकि 9वां भाव धर्म का है, यानी ये स्थिति धर्म, धार्मिक कार्य और धार्मिक यात्रा कराने में सक्षम है। किसी प्रकार का गुरु ज्ञान, धर्म से संबंधित कार्य, पूजा पाठ, दान आदि का शुरुआत होना, आध्यात्मिक की तरफ जाना, योगा प्राणायाम की तरफ झुकाव होना अच्छा है। यहाँ केतु क्योंकि सूर्य की राशि में, तो इस दौरान आप 18 मई के बाद थोड़ा सा ध्यान रखें अपने पिता के स्वास्थ्य का भी। ये स्थिति पिता के स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं है। अदरवाइज भाग्य स्थान में है तो ठीक है, पोजीशन ठीक है, भाव ठीक है, घर ठीक है, लेकिन वो वहाँ उसकी शत्रु की राशि में, यानी भाग्य के लिए स्ट्रगल तो है लेकिन भाव अच्छा है। प्रॉब्लम किसको देगा? उस भाव से संबंधित रिश्तेदार को प्रॉब्लम देगा, यानी आपके फादर को प्रॉब्लम देगा। या तो आपके पिता के स्वास्थ्य को खराब करेगा या उनके साथ आपके संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। अदरवाइज 9th हाउस का केतु भाग्य भवन के लिए शुभ है। अच्छी बात इस दौरान ये होगी कि राशि का जो मालिक जुपिटर है वो अच्छी स्थितियों में यहाँ होगा, राहु की स्थिति भी अच्छी होगी। तो 3 और 9 का पोजीशन जो है राहु का फिर भी बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट भी ठीक हुई है, राहु की प्लेसमेंट भी ठीक हुई है, जुपिटर की प्लेसमेंट भी यहाँ बहुत हद तक अच्छी हुई है। लेकिन हाँ, 9th हाउस का केतु आया है तो पॉजिटिव चीज़ों में मैंने आपको बताया कि क्या मिल सकती है और नेगेटिव में भी बताया क्या मिल सकती है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव की आराधना करना, गणेश जी की आराधना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये बेहद शुभ है। अगर ऐसी स्थिति में आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब हो रहे हैं या उनके स्वास्थ्य को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनके लिए रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, उनके लिए मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान भी करा सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि भाई धनु राशि के जातकों वर्ष 2025 में मायावी राहु और मोक्षकारी केतु आपको क्या दे सकते हैं। जय श्री राम।